Hey guys, welcome. I'm Advocate रोशनी practicing advocate in नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। हमारे इस देश में हम अगर देखें तो हर दूसरे या तीसरे घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती हैं। और अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, पैथिक प्रॉपर्टी हो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, तब तो ये प्रॉब्लम्स और गहरा जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। देखिए, आज हम 2023 में पहुंच चुके हैं। इस दौरान बहुत से ऐसे माइलस्टोन्स जजमेंट्स आए, ऐसे बहुत से अमेंडमेंट आए। 2005 में भी हमने सुना था प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हमारे सामने आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स आए हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया गया है प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी लॉ रिगार्डिंग। तो आज बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि क्या पुत्र का अधिकार होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, क्या पोतों का अधिकार होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, क्या ये पुश्तैनी प्रॉपर्टीज कितने जनरेशन्स तक डिवाइड की जा सकती है, या फिर बेटियों का अधिकार होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टीज पर, या फिर अगर पिता मर चुके हैं, पिताजी की डेथ हो गई है, तो क्या उसके बावजूद भी बेटियों को अधिकार मिलेगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर। तो ये सारे सवाल एक आम जनता के दिमाग में ज़रूर होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के द्वारा कोशिश करूंगी कि आपके ये सवाल क्लियर हो जाए। जी हाँ, मैं आज आपको कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार बताने जा रही हूँ जो कि पैथिक प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ऐसे 5 अधिकार है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अस्तित्व में कैसे आती है, कैसे होती है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो देखिए, इस भारत में 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जैसे हम पैथिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर हम बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज की, तो ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ये स्व अर्जित की हुई भूमि होती है, कहने का मतलब खुद से खरीदी हुई जमीन होती है। तो ये फर्क होता है ये दोनों प्रॉपर्टीज में। दूसरी बात, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो इसका जो विभाजन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाता है, ये ट्रांसफर होती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जब तक आप ना चाहे तब तक ये ट्रांसफर नहीं होती। कहने का मतलब अगर आपकी खुद की ये प्रॉपर्टी ली हुई है, आपके अधिकार की प्रॉपर्टी है, आपने इसे खरीदा है, तो इसे जब तक आप किसी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, उसके नाम विल डीड नहीं बनाना चाहते, या उसको गिफ्ट नहीं करना चाहते, या किसी को बेचना नहीं चाहते, तब तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैथिक प्रॉपर्टी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विल या गिफ्ट डीड नहीं बनता। अगर कोई सर्कमस्टांस है, कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और ये पैथिक प्रॉपर्टीज में यदि विल डीड बन जाता है या गिफ्ट डीड बना दिया जाता है उस जनरेशन में, तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाती है। इसका बहुत डीपली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपको क्लियरली मिलेगी। तो आज हम जो इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं वो है इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कुछ मूलभूत अधिकार जो रिलेटेड है इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले होता है वो अधिकार जो होता है बर्थ के साथ ही, कहने का मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति पैदा होता है उस प्रॉपर्टी, उस पीढ़ी का या उस जनरेशन का, तो वैसे ही ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसका हक बन जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका 3 जनरेशन वहाँ पर जिंदा होना चाहिए। 3 जनरेशन यदि जिंदा है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर आ जाती है, उसका उसमें अधिकार बन जाता है। तो हमारा जो दूसरा मूलभूत अधिकार है वो है बेटियों के लिए। जी हाँ, जो बेटियां होती हैं उनका भी आज की तारीख में बराबर का अधिकार है उसी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज पे। देखिए, 2005 के पहले अगर हम बात करें तो इस पुश्तैनी प्रॉपर्टीज पर केवल और केवल मेल मेंबर्स और मेल पीढ़ियों का ही अधिकार था। कहने का मतलब मेल जो मेंबर्स होते थे वही इस प्रॉपर्टी को इक्वल राइट पर डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते थे, बेटियों का इसमें कोई लेन देन नहीं था। लेकिन 2005 के बाद ये जो प्रॉपर्टी के रूल्स है, ये जो जनरेशन्स का ये जो रूल है, ये कुछ तरीके से चेंज हो गया। अब अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में एक केस सामने आया था जिसमें बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है और जिसको माइलस्टोन माना गया है इस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो कि 2020 का ही था।
इस जजमेंट के बेस पर ही ये बताया गया कि 2005 के बाद, अब 2005 के बाद जो भी बेटियां होगी उनका इक्वल अधिकार होगा उसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर। हाँ, अगर बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स भी आए बीच में, जैसे कि क्या 2005 के पहले यदि पिता की डेथ हो जाती है तो क्या पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा, या फिर क्या 2005 के पहले वो प्रॉपर्टी तो अस्तित्व में थी लेकिन 2005 के बाद से ये रूल आया है इसीलिए ये पुश्तैनी प्रॉपर्टीज का जो हिस्सा हो चुका है, जो विल बन चुका है, अब वो प्रॉपर्टी उसको शिफ्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं है। इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली ये कहना था कि 2005 के पहले या 2005 के बाद अगर पिता की डेथ कभी भी हो जाए तब भी बर्थ से ही उस बेटी का अधिकार उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर होगा ही होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर ये जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इस पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर यदि आपका कोई हिस्सा बनता है तो वो हिस्सा बनने के बाद उस हिस्से में जो भी अधिकार आपका रहेगा, यदि आप वो हिस्से को बेचना चाहते हैं तो बिना किसी कंसर्न के आप उसे बेच नहीं सकते। देखो, आपको अधिकार तो पूरा मिलेगा, आपको उसके ऊपर पूरा राइट है, लेकिन जब तक बाकियों के जो वंश है, आपके बाकियों की जो जनरेशन है आपकी, उनसे जब तक आप सलाह मशवरा नहीं कर लेते तब तक आपको उस प्रॉपर्टी को, आपके उस अधिकार को, आपका जो उसमें पार्ट है उस पार्ट को आप बेच नहीं सकते। कहने का मतलब सिंपल है कि विदाउट कंसर्न ऑफ आपके जितने भी लोग हैं उनके कंसर्न के बिना आप अपने उस हिस्से को बेच नहीं सकते। यदि आपको बेचना है तो आपको दूसरे लोगों के भी कंसर्न को वहां पर रखना पड़ेगा। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 की। तो पॉइंट 4 कहता है कि आप यदि चाहते हैं अपने उस हिस्से को बेचना, देखो मैंने पहले बोला था कि अपने हिस्से को आप बेच नहीं सकते विदाउट कंसर्न, लेकिन कई बार ऐसा होता है फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, कोई किसी का मुंह देखना नहीं चाहता, कभी झगड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका हिस्सा तो होता है उस प्रॉपर्टी पर, लेकिन अब आप क्या करें, उस प्रॉपर्टी को तो चाहते हैं लेकिन अभी उस सामने वाले से आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चौथे पॉइंट में आप कवर कर सकते हो। यदि आप अपने हिस्से को बेचना चाहते हो या अपने हिस्से पर कोई अदर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप सिविल कोर्ट में जाकर पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब आप सिविल सूट डाल सकते हैं फॉर पार्टीशन। आप पार्टीशन का जैसे ही आपको भाग मिल जाता है, आप पार्टीशन मिल जाता है। देखो क्या होता है ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एज सच जब तक सब लोगों के कंसर्न न हो जाए तब तक वो प्रॉपर्टीज नॉर्मली बेची तो नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और से बात करने से अच्छा है हम मैजिस्ट्रेट का सहारा ले ले, हम जुडिशरी का सहारा ले ले, तो आपके पास ये विकल्प बचता है कि आप कोर्ट केस करें। कोर्ट केस से ऑर्डर निकालते हुए आप अपने हिस्से को अलग कर उसे या तो आप बेच सकते हैं या तो आप उसमें जो कंस्ट्रक्शन आपको करना है आप वो कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसे सिविल लॉ के थ्रू भी अपने केस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे। तो जो हमारा पांचवा मूलभूत अधिकार है, जो हमारा राइट है, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जुडिशरी का सपोर्ट ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी एक प्रॉपर्टी है या फिर उस प्रॉपर्टी पे आपको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, आप जनरेशन में बैठते हैं या फिर कोई डिस्प्यूट पहले हो चुका है और आप चाहते हैं कि अभी वो प्रॉपर्टी आपको मिले, आपका अधिकार बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पांचवें मूलभूत अधिकार में आप बराबर हक रखते हैं जुडिशरी का सपोर्ट लेने के लिए। आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप वापस से सिविल केसेस कर सकते हैं फॉर पार्टीशन, आप वापस से केस कर सकते हैं फॉर अदर काइंड। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप या तो महिला नहीं होना चाहिए, आप अगर महिला है, आप अगर पुत्री है तो भी आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं यदि आपका अधिकार बनता है तो। और हाँ, यदि आप अगर 18 साल से छोटे हैं, अगर आपका 18 साल से कम एज है तो आप अपने गार्जियन के थ्रू भी एक सिविल केस कर सकते हैं फॉर द पार्टीशन, फॉर द लीगल हायर। तो ये थे अब तक के सारे इंफॉर्मेशन
आई होप कि आपको ये जो एंसेस्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसके कुछ मूलभूत अधिकार पता चले हो। हाँ, वैसे तो ये एंसेस्टेंट प्रॉपर्टी का मैटर बहुत बड़ा है, इसके बहुत डीपली इंफॉर्मेशंस है जो कि आपको टीपी एक्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी बहुत डिटेल में मिलेंगे। इसमें अगर बात करूँ तो ये एंसेस्टेंट प्रॉपर्टीज़ का जो चैप्टर है, ये जो एंसेस्टेंट प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो क्लियरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ही आपको क्लियरली मिल जाएंगे।